का ये फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिजिड बॉडी क्या है, क्योंकि रोटेशन में एक पॉइंट या एक पार्टिकल नहीं मूव करता है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करता है, राइट। एक से ज़्यादा पार्टिकल उसमें होता है, रिजिड बॉडी जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ बताया गया है रिजिड बॉडी का। क्या होता है रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी ऐसे डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलते हैं सॉलिड मटेरियल को बोल देते हैं रिजिड, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड है। कंडीशन है कि रिजिड बॉडी, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स साइज एंड शेप वट एवर लार्ज द एक्सटर्नल फोर्स में बी एक्टिंग ऑन इट। यानी ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके दो पार्टिकल के बीच की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये कार, अगर ऐसे कार एक मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो इसको रिजिड बॉडी कब बोलेंगे? तो इस कार पे दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, 1 एंड 2। तो कार मूव करते समय 1 और 2 के बीच का गैप कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसे रिजिड बॉडी बोल दिया जाएगा। ठीक है सर, रिजिड बॉडी समझ गए क्या है? कि ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दो पॉइंट के बीच का गैप कम नहीं होना चाहिए या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 लिखा है अपने, यहाँ पे 2, तो जब भी ये मूव करे तो 1 और 2 के बीच जितना गैप है उतना ही मेंटेन रहे वो गैप। फिर इसका डेफिनेशन पता ही है मोशन का। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बाय द पासेज ऑफ टाइम। टाइम बदलने के साथ उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए। अभी जहाँ पे है कुछ समय के बाद वहीं पे नहीं रहना चाहिए, वो मूव कर जाना चाहिए, तो वो बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है, मतलब मूविंग है। ठीक है। अब ये दो टाइप का होता है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन कब होता है? तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल क्या है? अगर एक, मान लेते हैं कार मूव कर रहा है रोड पे ऐसे, तो अब कार के आगे का जो लाइट है उसको 1 मैं बोल रहा हूँ, और इसका जो स्टेयरिंग है कार का, जो ड्राइवर के हाथ में है, इसको 2 बोल रहा हूँ मैं। तो जब कार ये मूव करता है तो 1 की जितनी वेलोसिटी है, ये स्टेयरिंग की वेलोसिटी यानी हेडलाइट की वेलोसिटी 1 है, और उसकी वेलोसिटी वही है जो स्टेयरिंग की वेलोसिटी है आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्योंकि अगर हेडलाइट स्लो हुआ और ये फास्ट, तो ये हेडलाइट और पीछे का स्टेयरिंग जो है वो दोनों मिल जाएगा आपस में, जो कि ऐसा होता नहीं है। वैसे ही कार के बैक साइड वाला लाइट 2 अगर मैं बोलूँ, तो 1 और 2 की सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। 1 1 मीटर ट्रेवल किया तो 2 भी 1 मीटर करना चाहिए। अगर 1 1 मीटर किया और 2 2 मीटर कर गया, तब तो ये कार टूट जाएगा, ये 2 आगे बढ़ जाएगा। तो यानी ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन ईच पार्टिकल ऑफ दैट रिजिड बॉडी मूव विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, सेम वेलोसिटी से मूव करना चाहिए सारा पार्टिकल। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है रेक्टिलिनियर और एक कर्विलिनियर। मतलब ये कार सीधा रोड पे जब चलेगा तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन बोलेंगे, और ऐसे रोड पे ऐसे चलेगा तो कर्विलिनियर ट्रांसलेशन बोलेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन का क्या पहचान है? कि जिस पार्टिकल से मिलकर बॉडी बना है वो इंडिविजुअल पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे देखा जाए, एक इंस्टेंट पे, तो सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करने चाहिए। कुछ समय के बाद अगर उसका एक पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ा तो सारे पार्टिकल का उतना ही बढ़ जाना चाहिए। यानी कि सभी पार्टिकल एक इंस्टेंट पे सेम वेलोसिटी से मूव करने चाहिए। रोटेशन में देखिए क्या होगा। रोटेशन में फैन के ब्लेड को देखते हैं, सीलिंग फैन होगा, सीलिंग फैन का ब्लेड को देखिए, उसका जो किनारे वाला है ना वो ज़्यादा स्पीड में घूमता है, क्योंकि इसको बड़े सर्कल में घूमना है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। और जो बीच वाला है ना उसकी टेंजेंशियल कम है, क्योंकि उसको छोटे से सर्कल में घूमना है और एक ही समय में सर्कल कंप्लीट करना है। ये मिडिल वाले पार्टिकल को और एंड वाले पार्टिकल को, दोनों को एक ही समय में सर्कल कंप्लीट करना है। वैसे ही आप ये सिचुएशन देखे होंगे, ये गांव में इसको बोलते हैं धान, यहाँ रखा हुआ है धान, और ये धान पे बैल को ऐसे घुमाया जाता है, इसको दौरी बोलते हैं, ये दौरी चलाना। तो इससे धान का जो उसका बीज है जिससे हम लोग चावल निकालते हैं वो अलग हो जाता है, ठीक है, इसके डंठल से। तो इसमें क्या आप देखेंगे कि ये जो बैल है ना, ये वाला बैल, ये देखिए छोटे से सर्कल में घूमने वाला है ये बैल। इधर वाला बैल नंबर 2 जो है ना वो बड़े सर्कल में घूमेगा ना, बड़ा रेडियस वाला सर्कल में। ये बेचारा बैल को कितना बड़ा रेडियस में घूमना है,
अब सब बैल को एक चक्कर एक ही समय में पूरा करना है। अभी देखिए सब एक लाइन में बैल है। अब ऐसा नहीं है कि ई वाला बैल यहाँ रहेगा, इधर वाला बैल उधर चला जाएगा। सब बैल को यहाँ आना है तो सबको यहाँ वापस एक चक्कर पूरा करना है, तो सबको यहाँ आ जाना है बैल को। यानी सबको समय बराबर मिल रहा है सर्कल काटने में। लेकिन ये बेचारा किनारे वाला को बड़ा सर्कल में घूमना है, तो ये मजबूत वाला बैल जो है ना, उसको किनारे बांधा जाता है। और कमज़ोर का जो है एकदम, वो बेचारा कमज़ोर का यहाँ पीछे में बांधा, एकदम खूंटा के पास बांधेंगे इसको, एक्सिस के पास, ताकि ये छोटे से सर्कल में घूमे। इसको बड़े सर्कल में घूमना है। तो आप समझ गए कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी थोड़ा ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसका तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होना चाहिए। समझ गए। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल का, यहाँ से यहाँ तक जितने भी पार्टिकल हैं, इंडिविजुअल का अलग अलग टेंजेंशियल वेलोसिटी हो रहा है, अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ये। ठीक है। जबकि ट्रांसलेशनल मोशन करना होता तो सबकी वेलोसिटी सेम होती। सबको यहाँ से रस्सी को काट देते हैं, हम ऐसे कैंची से काट दिए इसको। अब इन सबको बोले सीधे घर लेके जा रहे हैं, हो गया दौरी भाई, चलिए घर। तो घर ले जाएंगे तो सबका सेम वेलोसिटी होगा, सेम वेलोसिटी से सब ऐसे स्ट्रेट लाइन में आगे जाना है तो सेम वेलोसिटी से सब जाएंगे। लेकिन जैसे रोटेट करना है तो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। वाह क्या बात है। तो समझ में आ गया। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब सभी पार्टिकल के रिजिड बॉडीज जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उन सब इंडिविजुअल पार्टिकल का सेम वेलोसिटी होता है। और रोटेशन जब होता है तो एक एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होता है। जो एक्सिस के पास होता है उसका कम वेलोसिटी होता है घूमने का सर्कल में, और जो किनारे होता है उसका ज़्यादा होता है। समझ में आ गया ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। अब ये रोटेशन है तीन टाइप का। एक होता है रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, जो घर में सीलिंग फैन का रोटेशन होता है, या अभी जो देखे कि एक खूंटे के अबाउट बैल घूम रहा था सब। और दूसरा रोटेशन होता है रोटेशन अबाउट एक्सिस इन ट्रांसलेशन, जैसे कि कार जब मूव करता है रोड पे तो उसका व्हील रोटेट भी करता है, लेकिन उसका एक्सिस जो है वो सीधा आगे बढ़ता है, आगे स्ट्रेट लाइन में। तो वो है रोटेशन अबाउट कैसा कैसा एक्सिस, एक्सिस इन ट्रांसलेशन। और तीसरा होता है कि रोटेशन अबाउट एक्सिस इन रोटेशन। इस बार एक्सिस का भी रोटेशन होगा और पूरे बॉडी का भी रोटेशन होगा। तो ये एग्जांपल है रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस का। फिक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये इसका एक्सिस है और ये रोटेट कर रहा है फिक्स एक्सिस के अबाउट। ये एग्जांपल हो गया रोटेशन अबाउट एक्सिस विच इज़ इन ट्रांसलेशन, क्योंकि ये व्हील रोटेट कर रहा है और इसका जो एक्सिस है ये ट्रांसलेशन कर रहा है, आगे ऐसे बढ़ रहा है। अब रोटेशन अबाउट एक्सिस इन रोटेशनल मोशन, यहाँ पे देखिएगा ये एक्सिस भी रोटेट करने वाला है। ठीक है, लाइट कलर से जो बनाया हुआ है वो एक्सिस देखिए, ये पूरा बॉडी भी रोटेट कर रहा है जो प्लेट जैसा है, और एक्सिस भी रोटेट हो रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद सेकेंड पार्ट में काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन है। देखिए ये पूरा रोटेशन चैप्टर, अभी तक जितने भी आप चैप्टर पढ़े हैं, जैसे कि आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, फिर न्यूटन लॉ पढ़ा है, फिर फ्रिक्शन पढ़ा था, वर्क एनर्जी पावर, कोलिजन, तो इन सब का रोटेशन में होगा। रोटेशनल मोशन में पहले काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे रोटेशन में कैसे अप्लाई होता है, फिर वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे रोटेशन में कैसे होता है, तब जाकर हम रोलिंग मोशन तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो वो डिस्क्रीट पार्ट में ऐसे से रोटेशन को डिवाइड किया गया है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन मतलब सर्कुलर मोशन जैसा ही है। ओमेगा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको डी थीटा बाई डी टी बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस और एवरेज दो होता है। इंस्टेंटेनियस ओमेगा आएगा तो डी थीटा बाई डी टी, और एवरेज आएगा तो टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम। अल्फ़ा आएगा तो चेंज इन ओमेगा बाई चेंज इन टाइम, और टाइम इंटरवल इन विच दैट ओमेगा है चेंज्ड। और इंस्टेंटेनियस आएगा तो ओमेगा को डिफ्रेंशिएट कर देना है। वैसे ही ये फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एट्टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये यहाँ भी वैलिड है। फिर ये x में आर्क लेंथ और एंगल में रिलेशन है कि आर्क इक्वल टू थीटा इंटू आर,
फिर इसको डिफरेंशिएट करने पे, एक्स को डिफरेंशिएट करने पे टेंजेंशियल वेलोसिटी मिला, थीटा को डिफरेंशिएट करने से ओमेगा मिला और आर कांस्टेंट था। वैसे ही वी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन मिला टेंजेंशियल, और ओमेगा को डिफरेंशिएट करने पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिला, और ये आर। तो ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है। फिर अगर ओमेगा एवरेज निकालना है और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई टी। जैसे u प्लस वी बाई टी होता था, वैसे ही ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई टी। एस एन एथ का जैसा फॉर्मूला था वैसा ही थीटा का फॉर्मूला है। एस एन एथ था u प्लस हाफ है 2n-1, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हाफ अल्फा 2n-1। nth सेकेंड में एंगल कितना बनाया होगा कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, वो है। थीटा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर जैसा। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2a जैसा है। फिर अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकते हैं। वैसे ही जैसे ए होता था डी वी बाई डी टी, या वी डी वी बाई डी एक्स, ये भी एक फॉर्मूला होता था। क्लियर। सेवेंथ फॉर्मूला अलग है थोड़ा, ये याद रखना है। सेवेंथ कॉन्सेप्ट कि अगर एक रोटेटिंग डिस्क पे, अगर ये डिस्क ओमेगा 10 से रोटेट कर रहा है, ओमेगा इसका है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो इस डिस्क पे ए बी और सी 3 लोग हैं, तो कोई भी एक दूसरे को देखेगा ना, मतलब ए देखेगा बी को, तो उसका एंगुलर स्पीड वही 10 का 10 ही दिखेगा जो पूरे डिस्क का है। वैसे ही बी सी को देखेगा या सी ए को देखेगा, कोई भी किसी को देखे, सबको एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू 10 ही नज़र आएगा, जो कि पूरे डिस्क का रोटेट करने का एंगुलर स्पीड है। मसलन ये कि अगर डिस्क का 10 हो गया, तो ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछेगा तो भी 10 लिखना है, और ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछेगा तो भी 10 लिखना है, और ओमेगा सी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी लिख दे तो भी 10 ही लिखना है। ये तो बहुत आसान हो गया कि जो प्लेट ऐसे रोटेटिंग है उसका जितना एंगुलर स्पीड होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसका एंगुलर स्पीड उतना ही नज़र आता है।